और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा गेट 2 के 27 का जो कोर्स है वो अब अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। हमारे गेट 2 के 27 की जो हमारी फीस रखी गई है वो है 6,666। इसी गेट के कोर्स के साथ में हमारा फ्री स्मार्ट कोर्स और डोपामिन कोर्स जो है वो अवेलेबल है। वो आप जब एनरोल करेंगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गेट 2 के 25 का जो कोर्स है हमारे पास वो हमारा 2222, और उसी तरीके से गेट 2026 का जो हमारे पास में कोर्स है वो 4444 में अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास अब गेट 2026 का जो कोर्स है और उसी के साथ साथ जो हमारा 2027 का जो कोर्स है उसके साथ में हमारा स्मार्ट कोर्स और डोपामिन कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। चलिए, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आरआरबीजेई की जो है पोस्ट वो आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारा CBT 1 का जो हमारा कोर्स है वो 499 में, और उसी तरीके से CBT 1 और CBT 2 मिला करके जो हमारा दोनों का कोर्स है वो है हमारे पास 777 में अवेलेबल है। आरआरबीजेई SSC जेई अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो उसका जो हमारे पास कोर्स है वो है 777 में। उसी तरीके से हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो हमारे पास में कोर्स है वो है 777 में। सभी स्टेट AE और JEE के जो हमारे पास कोर्सेज हैं वो है हमारे पास में 777 में। और स्मार्ट कोर्स अगर आप सिर्फ अलग से अगर लेना चाहते हैं और डोपामिन कोर्स अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो हमारे पास में 999 में अवेलेबल है। उसी तरीके से ESC का जो हमारे पास में कोर्स है वो हमारे पास 777 में अवेलेबल है। गेट के हमारे सब्जेक्ट वाइज और कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जो चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट उसमें है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे पास उसमें अवेलेबल है। हमारी जो वैलिडिटी है इसकी वो है 31 मार्च 2025। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 333 में हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारे पास सिविल की प्रीवियस ईयर की बुक जो है वो अवेलेबल है, जिसमें वॉल्यूम 1 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 38 ईयर्स के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और डिटेल सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है। प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 222 हमारा जो है इसका प्राइस रखा गया है। वॉल्यूम 1 में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, RCC, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एप्टीट्यूड, स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैनेजमेंट और हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रखा गया है। उसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम 2 जो है वो भी अवेलेबल है, उसमें भी हमारे पास 38 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। कोर्सेज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारे पास 222 जो है हमारे पास फीस रखी गई है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे वो है जियोटेक, फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड देन इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो है आप अपना परचेस कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर के। चलिए, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड की बुक भी अवेलेबल है जिसमें 15 ईयर्स के हमारे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। फीस की अगर हम बात करें यानी कि प्राइस की अगर बात करें तो 222 हमारे पास उसका हमने प्राइस रखा है। चलिए, हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये जो हमारा यहाँ पे लेक्चर है, आज मैं थर्ड लेक्चर जो है आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग अपना गेट जो है वो 2025 वाला टारगेट कर रहे हैं, और हम लोग इसमें 5 महीने में जो है अपना सारा सिलेबस पूरा करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग पिछले अपने लेक्चर्स को देखें तो हम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस पैटर्न में जो है चल रहे हैं, मतलब क्या सीक्वेंस हमने फॉलो करा है, कौन से सब्जेक्ट को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले जो हमने जैसे 2 लेक्चर्स कर चुके हैं उसमें मैंने अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वो शुरू करा था, और उसमें मैंने अपना बेसिक्स जो है वो पहले लेक्चर में बता दिए थे, और दूसरे लेक्चर में जो हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो मैंने वहाँ पे बता दिए थे। अब यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग आज अपना एक तो स्ट्रेस टेंसर, एंड देन उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो इलोंगेशन होता है बार्स के अंदर वो आज हम यहाँ पे करेंगे, इलोंगेशन इन। तो इतने टॉपिक आज हम यहाँ पे अपने करने वाले हैं। ठीक है, और इसी में हम लोग स्ट्रेस टेंसर जो है वो पहले पढ़ेंगे। अब स्ट्रेस टेंसर से हम लोग यहाँ पे शुरुआत क्यों कर रहे हैं, देखो, ये जो स्ट्रेस टेंसर होता है अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो स्ट्रेसेस का समझ में आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेसेस को कैसे लिखा जाता है, किसी प्लेन पे है तो कैसे लिखना है, किसी डायरेक्शन में है तो कैसे लिखना है। तो आपको स्ट्रेस के बारे में मतलब एक चीज क्लियर हो जाएगी। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि टो XY लिखा है, बहुत जगह पे टो XZ लिखा है, बहुत जगह पे टो ZX लिखा है।
तो वो सब का क्या मतलब है, आज वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। तो जो हमारे पास ये स्ट्रेस टेंसर होता है, इसको हम लोग 3D स्ट्रेस टेंसर भी कहते हैं, या फिर किसी किसी बुक में इसको पोस्टमार्टम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये भी जो है इसको बोला जाता है, ये भी जो है इसको नाम दिए जाते हैं बहुत सी बुक में। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रेस टेंसर है ये कैसे बनता है। देखो, ये आपके पास में ना एक रेक्टेंगल है, मैंने अभी एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पे लिया है, अभी मैं इसमें एक 3D फिगर जो है वो भी लूंगा, बट फिलहाल समझाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है एक रेक्टेंगल लिया है, क्योंकि आप लोग जो अपना एक तरीके से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो, जो भी इमेजेस बनाते हो, वो ज़्यादातर एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वहां से जो है सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। तो उसमें अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ, ऐसे एक हमारा फोर्स लग रहा होता है, ऐसे फोर्स लग रहा होता है, और एक फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में ये भी लग रहा होता है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे होते हैं, आप इसको नाम देते हो यहाँ पे एक्स है, और आप ऐसे इसको नाम देते हो कि ये हमारा यहाँ पे वाई है ना। तो जो हमारे पास में अब 3D फिगर होता है, उसमें हमारा जेड एक्सिस भी आ जाता है, तो वहां पे जेड का भी रोल होता है। तो आज इसी में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि प्लेन जो है वो क्या होते हैं, है ना, और डायरेक्शंस जो है वो क्या होते हैं। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे कि हमारे जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस या फिर डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। और जो हमारे टेंजेंशियल या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे शेयर स्ट्रेसेस हैं, यहाँ पे मैं शेयर भी लिख देता हूँ, कि हमारे जो शेयर स्ट्रेसेस हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, ये आपको पता ही होगा। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद यहीं पे एक स्ट्रेस टेंसर के अंदर दो चीजें हो जाती हैं। वो दो चीजें हमारे पास में क्या है, एक होता है हमारे पास में प्लेन, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन। ये दो चीजें यहाँ पे जो है होती है, एक प्लेन होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो अब हम यहाँ पे प्लेन को भी समझेंगे और डायरेक्शन को भी जो है वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो प्लेन और डायरेक्शन, इस चीज को समझने से पहले मुझे एक यहाँ पे 3D फिगर जो है वो बनाना पड़ेगा। मैं एक यहाँ पे इस तरीके से एक 3D फिगर बना देता हूँ। लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक 3D फिगर जो है वो बन गया है। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्शंस की बात करेंगे, तो मैं पहले डायरेक्शंस के लिए एक्सिस जो है हमारे पास वो भी एक बार बना देता हूँ, सो दैट एक एक चीज आपको क्लियर होती रहे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास हुआ है वाई, ये हुआ है हमारे पास यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास हो गया यहाँ पे जेड डायरेक्शन। तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि आपका जो यहाँ पे ये 3D फिगर है ना, ये वाला जो आपका ये 3D फिगर मैंने अभी बनाया था, ये फिगर इस एक्सिस पे ही रखा हुआ है। और कैसे रखा हुआ है एक्सिस पे, वो देखो जरा, कि यहाँ पे जो हमारे ये एक्सिस हैं, ये इधर से ऐसे पास हो रहे हैं। ये मैंने ऐसे यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ से मेरा वाई एक्सिस जो है वो पास हो रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। और उसी तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर से मेरा एक्स एक्सिस जो है वो पास हो रहा है, और उसी तरीके से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरा ये जेड एक्सिस पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा ऑरिजिन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखो,
अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ अगर इस वाले प्लेन की, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला प्लेन, तो ये एक प्लेन है। प्लेन हमारे पास में क्या होता है, प्लेन वो होता है जिसका एक एरिया होता है ना। एक 2D फिगर जो है हमारे पास में, वो हमारा एक प्लेन कहलाता है। तो ये प्लेन कौन कौन से एक्सिस में आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको यही पहचानना है कि ये हमारे पास में कौन सा प्लेन बन रहा है। तो देखो इसमें इसमें क्या है ना कि हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास z डायमेंशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास कौन सा डायमेंशन है, ये है y डायमेंशन, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास प्लेन है, ये है जेड वाई प्लेन, है ना। ये कौन सा प्लेन हुआ हमारे पास में, जेड वाई प्लेन। तो इसका एक ट्रिक भी है, बहुत से बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, जेड वाई वो ऐसे पता ना कर पाए, जेड एक्स पता ना कर पाए। तो देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जो एक्सिस देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, तो जो एक्सिस किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होकर निकलता होगा, उस एक्सिस को हटा के जो बाकी के दो एक्सिस बच जाएंगे, या फिर कह सकते हैं दो डायरेक्शंस बच जाएंगे, वो दो डायरेक्शंस का वो प्लेन कहलाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स एक्सिस क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर है। तो एक्स को हटा दो, इसके अलावा कौन से दो डायरेक्शंस बच जाएंगे, जेड एंड वाई बच जाएंगे। तो ये जेड वाई प्लेन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले प्लेन की, तो ये हमारे पास देख सकते हो आप कि y जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब y डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो y को छोड़ के बाकी के जो दो होंगे, यानी कि x और z, ये कौन सा प्लेन बनेगा, ये बनेगा एक्स जेड प्लेन। ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन। उसी तरीके से ये है हमारे पास में जेड वाई प्लेन। और उसी तरीके से जो आप ये सामने वाला यहाँ पे देख रहे हैं, ये z देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर भाग की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कौन सा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। उसी तरीके से इसमें और भी प्लेन होंगे, है ना। तो यहाँ पे इन टोटल हमारे पास आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया है, एक प्लेन ये रहा यहाँ पे, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, तीन प्लेन ये होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे पास में तीन प्लेन्स ऐसे भी हैं जिनको आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो। कौन कौन से तीन प्लेन्स हैं, एक तो लेफ्ट साइड में है, एक नीचे की साइड में, एक पीछे की साइड में। तो टोटल हमारे पास में 6 प्लेन जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेन्स हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे 6 प्लेन्स। ठीक है, तो हर प्लेन के लिए इस तरीके से नाम जो है वो दिया जा सकता है। ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं इसी में। अब आगे कैसे करना है? अब जो ये हमारा स्ट्रेस टेंसर होता है, ये एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। मैट्रिक्स कैसे, आप लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते होंगे। इस तरीके से एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। अब एग्जाम में क्या होगा ना कि एग्जाम में आपको हो सकता है कि वैल्यूज जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दी जाए, और आपको वहां से उस मैट्रिक्स में से वैल्यूज जो है वो चूज करनी पड़ सकती है कि अच्छा मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मिलेगी कहाँ पे, तो मैट्रिक्स में इस जगह पे ये वाली वैल्यू मिलती है। तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाए। तो देखो, यहाँ सबसे पहले क्या होता है ना, आप लोग जानते ही हैं कि इसमें रोज और कॉलम का रोल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, सेकंड रो, यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड रो। अब अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की, मैंने देखो यहाँ पे अभी रो लिया है। उसी तरीके से फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम। पहले मैं कॉलम के लिए बनाता हूँ। तो कॉलम अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, और यहाँ पे थर्ड कॉलम, है ना, यही होगा ना। तो अब जो रॉ होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, फेस को, या फिर कह सकते हो कि प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉलम की अगर मैं बात करता हूं, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है आपके डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। अब फेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फेस क्या है, देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि प्लेन जो है वो क्या बन रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लेन क्या बन रहे हैं हमारे पास में, जैसे कि ये जेड वाई प्लेन बना है,
ये कौन सा प्लेन बना है, ये एक्स जेड प्लेन बना है। ऐसे ये कौन सा बना है, ये एक्स वाई प्लेन यहाँ पे जो है बना है। अब मैं बात कर रहा हूँ फेस की, तो यहाँ पे फेस कौन सा होगा, तो देखो जेड वाई प्लेन, मैं पहले इसको अलग से बना ही देता हूँ और मैं इस वाले को बना जेड वाई, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ से x जो है वो मेरा बाहर जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ ऐसे ये डायरेक्शन में x जो है जा रहा है मेरा। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन है मेरा कौन सा, जेड वाई प्लेन। अब मैं बात कर रहा हूँ फेस की, प्लेन हुआ कौन सा, जेड वाई। और अगर मैं फेस की बात करता हूँ तो फेस है यहाँ पे हमारा x, फेस क्या हमारा यहाँ पे x, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि किस प्लेन के लिए कौन सा फेस जो है वो होने वाला। तो यहाँ पे हमारा जो फेस है एक तरीके से वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स फेस। अब इस वाले फेस से हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पे कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है, वही 3 डायरेक्शंस पॉसिबल है। कैसे कैसे 3 डायरेक्शंस पॉसिबल है वो मैं बना भी देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर से, ये मेरे पास हो गया वाई डायरेक्शन, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, और यहाँ ये हो जाएगा मेरे पास में जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मतलब ये जो हमने अभी एक प्लेन लिया है जेड वाई प्लेन, इस जेड वाई प्लेन को एक्स फेस भी कहते हैं। और इस वाले प्लेन पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज अगर आप रख रहे हो, मान लो मेरे पास में ये एक प्लेन है, तो उस प्लेन में आपने जो भी चीजें रखी, सपोज करो जैसे ये पेन है मेरे पास में, तो ये उस प्लेन में, सपोज करो ये प्लेन है और ये मेरे पास में वो क्या है, मेरा पेन। तो मैंने इसको अगर ऊपर की तरफ रख दिया तो ये वाई डायरेक्शन में चला गया, कौन से फेस में रह करके, एक्स फेस में रह के। मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया तो फिर ये एक्स फेस में रह करके एक्स डायरेक्शन में ही चला गया है। और अगर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है यहाँ इस डायरेक्शन में, तो फिर ये अपने एक्स फेस में रह करके अपने जेड डायरेक्शन में जो है वो चला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये। तो अब यहाँ पे कुछ हम लोग लेंगे अपने केसेस, चलिए। तो यहाँ मैं एक बार एक ये बना दूं, और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग अभी, चलिए। तो यहाँ पे तो इसी में ये देखो ये क्या है, ये है एक्स डायरेक्शन, है ना। मान लो कि यहाँ पे ना स्ट्रेस लगा, मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेस लगा है, आप देख सकते हो ये वाला स्ट्रेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से फेस पे है, एक्स फेस पे है। तो मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं पहले रो में क्या होगा हमारे पास में, जो हमारा फेस है वो होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर पहली रो की बात कर रहा हूँ तो ये एक्स फेस बनेगा, दूसरी रो की बात कर रहा हूँ तो वाई फेस बनेगा, और तीसरी रो की बात कर रहा हूँ तो जेड फेस बनेगा। डायरेक्शन की बात करता हूँ तो पहला वाला जो आपका कॉलम है वो हमेशा आपका एक्स डायरेक्शन ही बताता है, दूसरा जो आपका है वो वाई डायरेक्शन बताता है, और जो तीसरा आपका है वो जेड डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ऐसे जो है यहाँ पे होगा। चलिए, अब इसी में हमको क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज रखनी है ना। अब कैसे देखो, मैंने कौन सा लिया, सिग्मा की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये जो है हमारे पास एक्स फेस में है और एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं सिग्मा एक्स एक्स लिख दूंगा। उसी तरीके से मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में एक शेयर स्ट्रेस जो है वो लगा हुआ है, और वो है इस डायरेक्शन, वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है कौन से फेस पे, ये हुआ जेड फेस पे, लेकिन हुआ किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। तो इसको हम लोग लेंगे क्या, टॉ जेड वाई। तो इसके लिए यहाँ पे लिखो, अब जब भी डायरेक्शन दो अलग अलग हो जाएंगे तो वो शेयर में आ जाएगा, मतलब दोनों, जैसे एक्स एक्स मैंने साथ में लिखा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स एक्स साथ में लिखा है, सेम है, तो इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस। जेड वाई हो गया, अलग अलग हो गए दोनों, तो इसलिए क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है ना, ये समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉ आ जाएगा, एक्स हमारा फेस हो गया, वाई हमारा डायरेक्शन। इन द सेम वे आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अब बना लेंगे अपने जेड के लिए। तो लो, ये इधर अगर आपका शेयर लग रहा है तो ये है एक्स फेस में, ओहो मैंने इधर जेड वाई लिख दिया, सॉरी, ये एक्स आएगा मेरे पास यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास एक्स, लेकिन डायरेक्शन आएगा मेरे पास जेड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा टॉ एक्स जेड, ये हो जाएगा यहाँ।
उसी तरीके से बात कर लेता हूँ मैं दूसरे फेस के लिए। दूसरे फेस से मेरा मतलब है जो आपका ये वाला फेस है वाई वाला, इसको मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ऐसे परपेंडिकुलरली रहेगा, यानी कि सिग्मा वाई, वाई फेस हुआ, वाई डायरेक्शन हुआ, तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा यहाँ। अब अगर मैं इसी में बात करता हूँ कि एक मेरा इस तरीके से जो है जा रहा है, तो ये वाई फेस में है लेकिन एक्स डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉ वाई एक्स जो है कर दूंगा। इन द सेम वे यहाँ पे हो जाएगा टॉ वाई जेड, और ऐसे ही फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, टॉ जेड एक्स, यहाँ पे होगा हमारे पास में ये टॉ लिखा है मैंने। हाँ, ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टॉ जेड वाई, और ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास सिग्मा जेड से नीचे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस वाले केस में, यानी कि ये स्ट्रेस टेंसर में या फिर किसी भी आपके एलिमेंट में कुल मिला के कितने हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, और कितने शियर स्ट्रेसेस होते हैं, 6 शियर स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो 3 नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, 6 हमारे शियर स्ट्रेस होंगे, जिनमें से 3 शियर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी कि अगर मान लो आपको क्या करना है, किसी भी एक बॉडी में टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन करना है, इफ वी नीड टू determine the total stresses, तो हमें यहाँ पे कितने स्ट्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी, 6। 6 कैसे, इसमें 3 नॉर्मल होंगे हमारे और 3 होंगे शेयर। और वो 3 शेयर कैसे हो गए वो देखो। तो अभी मैंने क्या बताया था कि 6 शेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 शेयर, तो इसका क्या मतलब हुआ देखो। एक्चुअली यहाँ पे ना शेयर स्ट्रेसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। शेयर स्ट्रेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर कहीं पे एक शेयर स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी वजह से एक दूसरा शेयर स्ट्रेस आता ही आता है। कैसे आता है देखो, मान लो ये मेरे पास में एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया था, तो इसकी शेप जो है ना वो इस तरीके से हो गई थी, है ना, ऐसे इसकी शेप हो गई थी। तो होता क्या है, आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे शेयर लगाया था ना यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इस साइड में जो है वो शेयर आ गया है ना, तभी तो इसकी ऐसी शेप हुई। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है, आपने ये तो अप्लाई किया था, ये था क्या अप्लाई, लेकिन ये आया है अपने आप, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, कि ये आता ही आता। अब ये क्यों आता है उसका रीजन देखो। एक्चुअली हुआ क्या कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट था जो ऐसे रखा हुआ है, आपने अगर यहाँ पे एक शेयर लगाया, यानी कि आपने मान लो यहाँ पे एक बड़ी सी बुक रखी हुई है, आपने ऐसे हाथ रखा और आपने उसको ऐसे आगे कर दिया, बुक छोड़ा आप कुछ और ले लो, जैसे हमारे पास में होता है रूबिक्स क्यूब होता है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, आपने ऊपर हाथ रखा, आप ऐसे करो, वो क्या होगा, वो ऐसे रोटेट कर जाए ना, वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपका क्या लगा हुआ है, शेयर जो है वो लगा हुआ होता है, नीचे से भी वो नीचे एक तरीके से रोकने की कोशिश करता है, तो वो इधर करता है, ये इधर हो जाता है, तो वो ऐसे रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि उसको पोजीशन में ही रखने के लिए, मतलब रोटेशन ना हो, है ना, और जो आपका शेयर है वो एक्चुअली में उसकी एक तरीके से शेप के ऊपर काम करे, तो उस चीज के लिए यहाँ पे अपने ही आप क्या होगा कि इसको रोकने के लिए, देखो इस रोटेशन को रोकने के लिए, टू स्टॉप द रोटेशन, क्योंकि देखो रोटेशन होता नहीं है, रूबिक्स क्यूब एक अलग केस है हमारे पास में, रोटेशन तो होता नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लॉकवाइज केस बन रहा है ना, ये वाला कौन सा केस बन रहा है, रोटेट होगा ये, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉकवाइज। तो मैं क्या कह रहा हूँ
कि स्टॉप करना है रोटेशन को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अपने आप अंदर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होना नहीं चाहेगा। तो अंदर से अपने आप इस डायरेक्शन में शेयर जो है वो लगता है। तो ये जो आप देख रहे हो ऐसे आता है, ये हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा जो वैल्यू होता है किसका, टॉ एक्स वाई का, ये टॉ वाई एक्स के ही बराबर होता है। इन द सेम वे टॉ जेड एक्स का जो वैल्यू है टॉ एक्स जेड के बराबर होता है, एंड इन द सेम वे टॉ जेड वाई का जो वैल्यू है वो टॉ वाई जेड के बराबर होता है। तो इसीलिए जो हमारे पास टोटल 6 थे, इनमें से अगर आपके पास 3 भी होंगे तो आप बाकी के 3 अपने आप पता कर ही लेंगे। ये है इसका मतलब। ठीक है, ये बात सभी को आई होप से समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि हमारा जो स्ट्रेस टेंसर है वो क्या होता है। ठीक, अब एग्जाम में क्या होगा आपके साथ कि एग्जाम में आपको इस तरीके से वैल्यू दे देगा फिल करके। यहाँ पे लिखा होगा 3, यहाँ पे लिखा होगा सपोज करो 2, यहाँ पे लिखा होगा 1, मान लो यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 3.2। इस तरीके से रैंडमली उसने वैल्यूज जो है फिल की हुई है। ये 3/3 का टेंसर है, आपके पास हो सकता है एग्जाम में 2/2 का टेंसर भी आएगा। तो यहाँ पे सपोज करो रैंडमली ऐसे वैल्यूज जो है वो फिल्ड है, तो आपको उसमें से देख के सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, यानी कि सिग्मा एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है, वो यहाँ पे 3 है ना। तो स्ट्रेस टेंसर ये सब चीजें जो है वो आपको बता देगा। यहाँ से जो है आप उसको क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैसे लिखी गई होती है। ये होता है हमारे पास में स्ट्रेस टेंसर। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हमने जो पिछली क्लास में अपने इलास्टिक कांस्टेंट्स किए थे उनके बारे में आपको एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी जानकारी और जो है मैं दे देता हूँ। इलास्टिक कांस्टेंट्स जो है हमारे पास में कुल मिलाकर के वैसे दो होते हैं। किस वाले केस में, अगर हमारा मटेरियल जो है वो आइसोट्रोपिक हो, उस केस में हमारे जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो कितने चाहिए होंगे हमें, हमारे दो जो है वो चाहिए होंगे। मान लो ऑर्थोट्रोपिक है हमारे पास, तो ऑर्थोट्रोपिक के केस में हमें जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 9। और वहीं अगर मान लो हमारे पास मटेरियल है हमारा एनिसोट्रोपिक, तो उस केस में हमें चाहिए होंगे 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट जैसे कि आप देख सकते हो हमने क्या क्या पढ़े थे, ई जी के है ना, म्यू, ये सब हमने पढ़ा था। अगर आप कोई भी रिलेशन देखोगे तो ई इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास क्या था 2g 1 - म्यू, ये हमारे पास में था ना। तो आप कोई भी रिलेशन देखो, मान लो आपने लिखा e इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 + 2, सॉरी 1 - 2 में ऊपर प्लस है, यहाँ पे है माइनस। चलिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास अगर कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे तो तीसरा जो है वो अपने आप लोग पता कर पाएंगे। तो आपको अपने मटेरियल को पहचानने के लिए कुल मिलाकर के दो अपने इलास्टिक कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद तो आप बाकी सारे अपने निकाल पाएंगे। किस केस में, आइसोट्रोपिक के केस में। ऑर्थोट्रोपिक अगर है तो नो चाहिए होंगे। अब वो नो कैसे, जैसे आप देख रहे हैं ई, तो यहाँ पे E1 E2 E3 ऐसे करके हमारे पास आ जाते हैं, G1 G2 G3 ऐसे करके हमारे पास आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 9 जो है हमें चाहिए होते हैं, और एनिसोट्रोपिक में 21 जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो हमें चाहिए होंगे। हर डायरेक्शन के लिए, हर पॉइंट के लिए 21 कुल मिला करके हो जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यूज हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है बस। अच्छा, अब यहाँ पे है हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ बार्स का, एक्सटेंशन ऑफ बार्स। जो एक्सटेंशन है हमारे पास यहाँ पे बार्स के केस में, एक्चुअली बार्स होती हैं दो तरह। एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म बार, एक होती है हमारे पास में टैपर्ड बार। तो उसके हिसाब से एक्सटेंशन भी दो तरह का हुआ, एक हुआ हमारे पास में एक्सटेंशन इन यूनिफॉर्म बार और हुआ एक्सटेंशन इन टैपर्ड बार। तो बार्स चूंकि दो तरह की हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया दो तरह की कौन कौन सी है हमारे पास, एक है यूनिफॉर्म, बार्स हमारे पास में क्या है, एक है यूनिफॉर्म और एक फिर हमारे पास इसमें हो जाता है टैपर्ड।
अभी यूनिफॉर्म और टेपर्ड क्या है वो सब बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर एक्सटेंशन इन यूनिफॉर्म बार्स, और ऐसे फिर यहाँ पे होता है हमारे पास में एक्सटेंशन इन टेपर्ड बार्स, इन टेपर्ड बार्स। चलिए, अब आपको एक बात बता दूं, जो हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म शब्द आया है, इस यूनिफॉर्म को हम लोग बार्स के केस में प्रिज्मेटिक भी कह देते हैं, यानी कि एक्सटेंशन प्रिज्मेटिक बार हो जाएगा। और अगर मैं टेपर्ड की बात करता हूं तो टेपर्ड को हम लोग फिर यहाँ पे नॉन प्रिज्मेटिक भी कह सकते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक भी कह सकते हैं। अभी प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है, अब वो देखो, ये होता है रिलेटेड टू एरिया। मान लो कि ये हमने एक बार जो है ली है, जिसका एरिया आप देख सकते हैं कि हमारा शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या रहा है, सेम रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे जो एरिया इसका चल रहा था, यानी कि जो डायमीटर था, वही डायमीटर यहाँ भी देखने को मिला है, वही डायमीटर हमें यहाँ भी देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक कांस्टेंट बना रहा अलोंग द लेंथ। तो प्रिज्मेटिक जो हमारे पास में होता है वो होता है कि अगर हमारा जो एरिया है वो शुरू से लेकर लास्ट तक अलोंग द लेंथ या फिर ओवर द लेंथ कांस्टेंट रहता है, तो उसको प्रिज्मेटिक बार या फिर यूनिफॉर्म बार बोलते हैं। तो यहाँ पे व्हेन द एरिया ऑफ बार remains constant over the length। देखो यहाँ पे ये बार हॉरिजॉन्टली है, अगर इसको मैं वर्टिकली प्लेस कर दूं तो फिर आप यहाँ पे डेप्थ ले लेंगे, है ना। तो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन द एरिया ऑफ बार रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द लेंथ, वो हो जाएगा ओवर द डेप्थ, है ना, या फिर ओवर द हाइट। देन इट इज known as प्रिज्मेटिक बार, ये हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टेपर्ड की, तो टेपर्ड वाले केस में क्या है ना कि अगर एरिया बदल रहा हो, अब एरिया कैसे बदलेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक बार है, वो है इस तरीके से, ये सभी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन सभी करेंगे, क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एरिया जो है वो चेंज हो रहा है ना। तो शुरू में जो एरिया था ओवर द लेंथ, वो एरिया कुछ और हो चुका है। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होता है कि इसको बोला जाता है टेपर्ड बार या फिर नॉन प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे एक्सटेंशन का प्रिज्मेटिक बार से। तो यहाँ पे एक्सटेंशन इन प्रिज्मेटिक बार्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बार जो है वो अपनी एज्यूम कर लेता हूँ, और बार जो है वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो बार है मैंने हैंग की हुई है, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया है। और मैं यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ कि ये जो हमारी बार है, इसके ऊपर एक वजन जो है वो लगा हुआ है, और वजन यानी कि हमारा जो फोर्स है वो यहाँ कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया है, जो आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, सपोर्ट दिया हुआ है इसको मैंने। और इसमें यहाँ पे हमारा एक लोड जो है वो लगा हुआ है। मैं एक चीज़ और एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा यहाँ पे इसी जगह जो इसका डेप्थ है उसको मैं ले लेता हूँ एल। तो हमारा यहाँ पे जो डेप्थ है उसको मैंने यहाँ पे एल एज्यूम कर लिया है, लो ये हमारे पास में एल हो गया। इसका डायमीटर वगैरह सब कुछ आपको गिवन होगा, तो आपको एरिया भी जो है वो गिवन होगा इसका। तो यहाँ पे एरिया है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे इस वाले केस में एरिया जो है वो है ए,
लेंथ हो गई है हमारे पास में, डेप्थ भी आप इसको कह सकते हो, वो हो गई है कितनी, वो हो गई है एल। यंग्स मॉडल्स जो है वो दिया हुआ है मटेरियल का, या फिर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं ई। और जो यहाँ पे लोड लगा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है पी। तो हम लोग को यहाँ पे जो एक्सटेंशन जो है वो बताना है, यानी कि डेल्टा एल, हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया है, वो हमें यहाँ पे बताना। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है जो कि किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। अब हम लोग इस बारे में अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो होता है क्या, वो होता है हमारा लोड अपॉन एरिया, यानी कि पी अपॉन एरिया हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्ट्रेन की बात करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना, वही तो होता है। तो यहाँ क्या हुआ, अगर मैं ये सारी वैल्यूज रख दूं, यानी कि पी अपॉन ए, ऐसे यहाँ पे अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल, ये है ई के बराबर, सभी को रीअरेंज कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास में पी एल अपॉन में ए डेल्टा एल इक्वल्स टू ई। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ऊपर लिख देता हूं मैं, इसको जब हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज जो है वो करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा हमारा फॉर्मूला, जो कि है पी एल अपॉन ए ई इक्वल्स टू डेल्टा एल। लीजिए ये एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला हो चुका। ठीक है, तो ये है प्रिज्मेटिक बार्स के केस में हमारे पास एक्सटेंशन का फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट केस, जब हमारे पास में प्रिज्मेटिक बार ना हो करके और दूसरी तरह की बार्स हो सकती हैं, यानी कि हमारी टेपर्ड बार जो है वो हो सकती हैं। अब एक बात और, यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सारे प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक के लिए ही बनेंगे, और ज्यादातर केसेस हमारे पास में नॉन प्रिज्मेटिक के हैं। अच्छा, अब ये जो हमने केस देखा था, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारा जो एक्सटेंशन हम करने वाले हैं यहाँ पे, यानी कि जो हमारा एक्सटेंशन होगा बार्स में, ये कुछ चीज़ों की वजह से होगा, यानी कि जो भी हमारा लोड अप्लाइड है एक उसकी वजह से होगा, चाहे वो टेपर्ड बार हो चाहे वो आपका प्रिज्मेटिक बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक तो लोड अप्लाइड की वजह से होगा और एक होगा आपके सेल्फ वेट की वजह से। सेल्फ वेट का मतलब है कि यहाँ पे वजन जो है वो नहीं लगेगा, जो भी वजन है वो यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका फोर्स है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, और वो खुद के ही वजन से कुछ समय के बाद एक एक्सटेंशन जो है शो करेगी, तो यहाँ पे वो सेल्फ वेट का केस जो है वो कहलाता है, ये चीज होती है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ इसी में, तो हमारे पास जो ये प्रिज्मेटिक बार थी, इसी में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ सेल्फ वेट वाला फॉर्मूला भी, एक्सटेंशन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट, प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, अगर सेल्फ वेट की वजह से है तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो अब इसमें सेल्फ वेट में मान लो कि हमारे पास में वही उसी तरीके से क्या है, एक बार है, और इस बार को मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ से हैंग किया हुआ, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास में बार है और इसको मैंने क्या किया हुआ था, हैंग किया हुआ था। अब यहाँ पे इस वाले बार में अगर मैं कोई भी वजन नहीं लगाऊंगा तो कुछ टाइम के बाद में इसमें अपने आप एक इलोंगेशन जो है वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी बार है ये कुछ टाइम के बाद लगभग इतनी एक्सटेंड हो चुकी होगी, लगभग लगभग, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास डेल्टा एल है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये है एल, ऐसे मैंने इसको एज्यूम कर लिया। यहाँ पे अब होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें हमारे पास स्पेसिफिक वेट का। अब एग्जाम में आपको इतना आसान बना करके नहीं देगा, हल्का सा ट्विस्ट जो है वो रखेगा। तो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक वेट का, ये होता है टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम का, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। जो स्पेसिफिक वेट होता है इसको स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल वेट होता है उसको कैपिटल W से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला इस वाले केस में बन जाता है, यानी कि एक्सटेंशन का फॉर्मूला जो हमारे पास सेल्फ वेट होता है, तो वो होता है WL² अपॉन में 2E। ये जो आप यहाँ पे W देख रहे हो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, हमारा स्पेसिफिक वेट, ये वाला, ये हमारा फॉर्मूला इसमें बन जाता है। अब यहीं पे एक बात और देख लो आप, यहाँ अगर
मेरे पास स्पेसिफिक वेट ना हो करके अगर टोटल वेट दिया गया हो, तब उस वाले केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाता है ये WL/2AE। बाकी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सेम है, यानी कि A हमारा एरिया है, ठीक है, L हमारा यहाँ पे क्या लेंथ है, E हमारा यंग्स मॉडुलस है, और स्मॉल w की बात करते हैं तो स्पेसिफिक वेट है। तो ये इतना हमारे पास जो है इस वाले केस में हो जाता है। यहाँ अब हम आगे देखते हैं हमारा एक्सटेंशन किस वाले केस में, टेपर्ड बार के केस में। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन इन टेपर्ड बार्स, एक्सटेंशन इन टेपर्ड बार्स। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेपर्ड बार यानी कि अपना, इसको हम कह सकते हैं नॉन प्रिज्मेटिक बार, ठीक। तो हमारे पास जो हमारा नॉन प्रिज्मेटिक बार है, इस नॉन प्रिज्मेटिक बार में मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक बार जो है वो सस्पेंडेड है या फिर हैंग है, ऐसे ऐसे मैंने अपने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। देख लेते हैं एक बार, कोई फिगर हो यहाँ पे, एक फिगर होगा तो, हाँ, ये रहा। चलिए, ये बेटर, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। लीजिए, ये हमारे पास में बार हो गया है, और ये वाला जो हमारे पास बार है ये है हमारा नॉन प्रिज्मेटिक बार जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि नीचे एक फोर्स लगा हुआ है इस तरीके से, ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब यहीं पे ये जो हमारा यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास है हमारे रेडियस। रेडियस भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरीके से दिए गए हैं हमारे रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें रेडियस दिया है। एक सेकंड में इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना दूं, जस्ट सेकंड, ठीक। तो एक रेडियस हमारे पास यहाँ पे ऊपर है और एक रेडियस हमारे पास यहाँ नीचे जो है इस जगह पे हो जाएगा। तो दो रेडियस हमारे पास रहेंगे। ऊपर वाले रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारे पास यहाँ पे R1, और नीचे वाले रेडियस की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे R2। वहीं उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ अपनी लेंथ की, तो यहाँ इस जगह से लेकर के और नीचे तक हमारे पास ये जो है क्या हो जाएगा, लेंथ जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बताऊंगा। तो वो फॉर्मूला आप लोग देखिए, क्योंकि हमें इसमें टाइम स्पेंड करना नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास प्रिज्मेटिक बार के केस में फॉर्मूला ये रहा है। यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपको एरिया जो निकालना है हमारे पास π/4d² करके एक एरिया का फॉर्मूला होता है अगर डायमीटर गिवन हो। चूंकि यहाँ पे दो डायमीटर अलग अलग हमारे पास में, एक हमारे पास D1 हो जाएगा, R1 के लिए डायमीटर क्या होगा D1, और R2 के लिए डायमीटर क्या होगा हमारे पास D2। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये कुछ मॉडिफाइड फॉर्मूला है, मतलब डेरिवेशन से आया है, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका जो है बता रहा हूँ। वो है कैसे, 4PL में पाई D1 D2E। देखो, दो डायमीटर अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर डायमीटर का स्क्वायर ही बनेगा, तो वही बात हो रही है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है क्या है यहाँ पे, 4PL, है ना। डेल्टा एल इक्वल्स टू 4PL/π D1 D2E, ये हमारे पास एक्सटेंशन का फॉर्मूला है। अब आगे बताऊंगा बाकी चीजें। ये हमारे पास में क्या है, ये कॉनिकल बार नहीं है, तो कॉनिकल बार जो है उसमें भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा कि कितने तरह के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार में, यानी कि एक्सटेंशन इन रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार। टेपरिंग बार, ये देखो, अगर मैं रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार की बात कर रहा हूँ, पहले मैं एक बार उसका डायग्राम जो है वो बना देता हूँ।
ये लीजिए, ये डायग्राम उसका जो है रेडी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर बार है, याद रखिएगा, ये जो फेसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला जैसे हमारे पास ये वाला फेस है, ये रेक्टेंगुलर फेस है। एंड इन द सेम वे अगर मैं इस फेस की बात करता हूँ तो ये भी हमारे पास में यहाँ पे रेक्टेंगुलर फेस है, ये सारा रेक्टेंगुलर फेस है यहाँ पे। तो इस वाले फेस पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक लोड जो है वो लगा हुआ है, इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ कि एक लोड जो है वो लगा हुआ है, ये था पी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लेंथ की। लेंथ से मेरा मतलब है कि यहाँ से लेकर के और मतलब इस जगह से लेकर के यहाँ तक, ये जो हमारे पास में डायमेंशन हमारा होगा, इसको मैं कहूँगा क्या, B2। विड्थ के लिए होता है ना B, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ B2। क्यों ले रहा हूँ B2? क्योंकि यहाँ इस जगह पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे होगा हमारा B1। और ये जो आप देख रहे हैं इस जगह, ये जो हमारा थिकनेस है वो होगा T, और थिकनेस सब जगह पे होगा। तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं इसे आपने समझ ही लिया होगा, बस मैं T थिकनेस के लिए बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे T क्या है, थिकनेस है, और B1 और B2 हमारे यहाँ पे डायमेंशन है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेंथ भी होता है, लेंथ किधर होगा एक बार उसको देख लीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में हो गया हमारा लेंथ, यानी कि हमारा L। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इस वाले केस में डेल्टा एल के लिए, वो बनेगा क्या, पी एल लॉग ई B2 अपॉन B1 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास E T B2 माइनस B1। लीजिए, ये हमारे पास एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला इस वाले केस में बनेगा, यह रेक्टेंगुलर बार के लिए। वहीं अगर मैं बात कर देता हूं कि हमारे पास में स्क्वायर टेपरिंग सेक्शन है, यानी कि स्क्वायर शेप है शुरू में भी और लास्ट में, फेसेस का जो हमारे पास शेप है वो स्क्वायर का है, और टेपरिंग सेक्शन है यानी कि जो उसका एरिया है वो बदल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना एक और केस ले लेते हैं, वो हमारे पास होगा स्क्वायर बार, स्क्वायर बार ऑफ ऑफ टेपरिंग सेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब हो जाता है, देखो मैं यहाँ पे एक बार शेप बना देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या बना है, ये बना है स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पे लास्ट में भी जो हमारे पास अब शेप बनेगा वो भी स्क्वायर का ही बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप ये देख रहे हैं, ये थिकनेस बढ़ती चली जाती है क्योंकि स्क्वायर रहता है, है ना। ये यहाँ पे थिकनेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, थिकनेस यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे बनता है, ऐसे। कुछ इस तरीके से जो है होता है। तो यहाँ पे मैं अगर डायमेंशन की बात करूँ तो मान लेता हूँ कि ये जो सामने वाला फ्रंट वाला है हमारे पास में स्क्वायर, उसका डायमेंशन है हमारे पास A, और जो बैक साइड में है उसका डायमेंशन है B। लोड यहाँ पे लगा हुआ है P, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है, और यहाँ पे लेंथ जो है हमारे पास में वो है L। तो इस वाले केस में जो हमारे पास में एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा PL अपॉन में ABE। अब ABE क्या बना रहा है, A इंटू बी कर दोगे तो हमारा वो भी एक एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेपरिंग सेक्शन के लिए भी जो है क्या हो गया है, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखो, ये जो हमने अभी केस करा था, इस वाले केस में हमने एक फॉर्मूला लिखा है, वो है ये एक्सटेंशन की।
यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त हमने एवरेज डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डायमीटर, है ना। अब एवरेज डायमीटर क्या हो जाता है, अगर एवरेज डायमीटर से आए तो एवरेज डायमीटर का मतलब है कि आप यहाँ पे d1 प्लस d2 अपॉन में 2 करके इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में जो एरिया आप यहाँ पे ये ले रहे हैं ना, ये एरिया आप डिटरमाइन करेंगे कैसे, इसको चलो मैं डी डैश मान लेता हूँ, पाई/4 डी डैश का यूज करके। और अब आप याद रखिएगा यहाँ पे जो एवरेज डायमीटर से फॉर्मूला हमारा बनता है, और अगर मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो हर बार इसकी वैल्यू हमारा जो ये एक्चुअल फॉर्मूला हमने निकाला है उससे कम आती है हमेशा। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सटेंशन ड्यू टू द एवरेज डायमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज डायमीटर विल ऑलवेज बी लेसर देन द एक्चुअल फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ये चीज जो है होगी, आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं अपना नेक्स्ट केस। इसमें हमारे पास हो जाएगा कॉनिकल बार के लिए। एक्सटेंशन इन कॉनिकल बार। कॉनिकल बार का मतलब है कि आपके पास में इस तरीके से एक बार होगी, है ना, और ये जो बार आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहीं ऊपर अटैच्ड होगी, इस तरह से कहीं पे जो है ये अटैच्ड होगी। चलिए, ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया ऊपर, और इसमें यहाँ नीचे इस जगह पे क्या लग रहा होगा, लोड जो है वो लग रहा होगा। मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे लोड जो है वो मेरा लग रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली उसी तरीके से करी जानी है। यहाँ पे एक डायमीटर हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक डायमीटर जो है अपना वो एज्यूम कर लेते हैं, ये मेरे पास डायमीटर आ चुका है। ठीक है, लेंथ की बात करूं तो यहां से लेकर के यहाँ नीचे तक हमारे पास में एक लेंथ जो है वो हो जाएगी, वो होगी क्या, एल। लोड यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया क्या लगा हुआ है, पी। अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर मैं एक सिलेंडर में एक कोन को प्लेस कर दूं, सेम डायमीटर होगा, सेम हाइट वगैरह होगी, तो जो हमारे पास में वॉल्यूम होती है कोन की, वो क्या होती है, वो हो जाती है 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हो जाता है, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है यहाँ पे। अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो वो भी हमारे पास में क्या है, सेम। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो ना 1/3 वाला, देखो इसी से एक मैंने एक ट्रिक बना ली है। वो क्या, यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला होता है कोन के केस में, वो हो जाता है क्या, कि अगर हमारे पास एक्सटेंशन निकाला जा रहा है प्रिज्मेटिक बार में, जैसे हमने सबसे पहले करा था कहाँ पे, प्रिज्मेटिक बार के लिए करा था, ये जो आप देख पा रहे हो ये तो सेल्फ फिट हो गया, हाँ ये देखो PL/AE, है ना। तो अगर हम लोग इसको सिलेंडर ले रहे हैं, और जो डायमीटर का मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया, अगर मैं कोन भी लेने लगूं, तो कोन के केस में जो हमारे पास एक्सटेंशन आएगा ड्यू टू द अप्लाइड लोड, वो 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा। ये देखो, तो जो हमारा रिलेशन हमारा वॉल्यूम के साथ था, वही यहाँ पे एक्सटेंशन के केस में भी आ जा रहा है। अब यहाँ पे ड्यू टू सेल्फ वेट भी देख लेते हैं, इसी में कर लेते हैं एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट। एक ही वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो, एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन केस ऑफ कॉनिकल बार। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, अभी देखो, डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में 2AE, ये थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था। ये हमारे पास फॉर्मूला है किस केस में, हमारे प्रिज्मेटिक बार के केस में। तो ये एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट
इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ये था ना। अब पूरा पूरा रिलेशन जो है एक तरीके से कॉनिकल बार और जो हमारा प्रिज्मेटिक बार है वो क्या चल रहे हैं, एक तरीके से इंटर रिलेटेड जो है वो चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, फॉर्मूला फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन में 3, 1/3 तो वहां पे हो ही चुका था, अब 1/2 यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा 6 ए। ये प्रिज्मेटिक बार के लिए फॉर्मूला है ऊपर, और जो नीचे फॉर्मूला मैंने बनाया ये कॉनिकल बार के केस में बनाया ड्यू टू सेल्फ वेट। ये है एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन केस ऑफ कॉनिकल बार। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पे हो जाएगी, तो इसको जो है हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। जो एक तरीके से मैंने रिलेट करके बताया है, जो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्रिक मैंने बताई है वो भी आप सभी को आई होप समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है सेल्फ वेट का टेपरिंग बार में। टेपरिंग बार में ही किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला बार था, अब इसी में मैं सेल्फ वेट का कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन टेपरिंग बार। और यहाँ पे जो हमने टेपरिंग बार ली है वो कौन सी ली है, ये वाली। अभी इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिगर। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली है। ठीक है, अब इसमें यहाँ से हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर है, उसी तरह फिर मैंने यहाँ से एज्यूम कर लिया है कि ये हमारा इसका एक डायमीटर हो जाएगा, एंड देन दूसरा डायमीटर हमारा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे। एंड इन द सेम वे मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ से यहाँ तक डेप्थ भी है कुछ ना कुछ, ये भी मैंने यहाँ पे अपना एज्यूम कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसी केस में ऊपर मैंने क्या कर रखा है, इसको हैंग कर रखा है, ये भी आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। मैंने इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे हैंग किया हुआ है। लो, ये मैंने यहाँ पे हैंग कर रखी है। हैंग से मतलब इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, सपोर्टेड है ये ऊपर से। और यहाँ इसमें मैं निकाल रहा हूँ सेल्फ वेट की वजह से, है ना, मैं यहाँ पे सेल्फ वेट की वजह से निकाल रहा हूँ एक्सटेंशन। तो इसी में क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे पास यहाँ पे लेंथ है एल, डायमीटर ये रेडियस है r1 और डायमीटर हो जाएगा d1। इसी तरीके से यहाँ पे रेडियस हमारे पास r2, डायमीटर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे d। चलो, तो यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा वो बनेगा d1, यहाँ पे जो डायमीटर बनेगा वो बनेगा d2। ये चीज़ जो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले केस में जो एक्सटेंशन का फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर। ये जो स्मॉल डब्ल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है हमारा सेल्फ वेट, स्पेसिफिक वेट वाला। फॉर्मूला है d1 क्यूब प्लस 2d2 क्यूब माइनस 3d1 d2 का स्क्वायर अपॉन में, अगर हम यहाँ पे बात करें अपॉन में हमारे पास आएगा d1 ब्रैकेट में हो जाएगा d1 माइनस d2 का स्क्वायर। ये लो, तो ये हमारे पास इस वाले केस में फॉर्मूला बन चुका है। एक फॉर्मूला और भी है, यहाँ पे हो जाता है स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 6e 1 प्लस 2d2 अपॉन में d1। एक फॉर्मूला ये हो जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलों कैसे याद रख सकते हो आप, छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, d1 क्यूब
d2 क्यूब, ये क्या हो रहा है देखो यहाँ पे फिर से डायमीटर क्यूब हो, नीचे भी डायमीटर क्यूब हो, तो इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे क्या 1 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 3, एक सीक्वेंस जो है बन रहा है, एक पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात सोच करके बताइए, अगर मान लो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होती है हमारे पास में, ये कोनिकल बार जो है होती है। कोनिकल बार के लिए डायमीटर d2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। डायमीटर की वैल्यू d2 की क्या हो जाती है, 0, किस वाले केस में, कॉनिकल बार के केस में। तो नोट करके लिखना है, इन केस ऑफ कॉनिकल बार d2 इक्वल्स टू 0, और जब यहाँ पर d2 का वैल्यू 0 हो जाता तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है एक्सटेंशन वाला आप देख सकते हो, ये है स्मॉल w l स्क्वायर अपॉन में 6e, यहाँ पर हो जाता हमारे पास में क्या d1 क्यूब अपॉन में d1 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाता है कैंसिल आउट, तो हमारे पास आता है WL स्क्वायर अपॉन में 6e। तो ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो वही चीज जो है हमारे पास यहाँ पे आ रही है। टोटल वेट के केस में हमारे पास क्या आ जाता, ये आ जाता, ये स्पेसिफिक वेट के केस के लिए है, ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो आप W की बात कर रहे हैं ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे टोटल वेट। चलिए, तो बस इतना है हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन, है ना, बार्स के केस में। नेक्स्ट जो हमारे पास में होगा उसमें हम थर्मल स्ट्रेसेस करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स है, यानी कि सीरीज में, पैरेलल में, कंसेंट्रिक कनेक्शन, वो सब हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। आई होप आप सभी को ये जो है पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी किसी भी तरह का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच।